वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है पॉलिटिकल साइंस बूस्टर सीरीज नंबर 3। क्योंकि हमारा ये बहुत ही स्पेशल सीरीज है और इस सीरीज में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो पार्ट हो वो प्रैक्टिस उसको कवर करूँ। इसके साथ साथ इस सीरीज में एक नया क्या है कि मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकूँ। तो प्रीवियस सीरीज में कुछ लोग बोल रहे थे सर क्वेश्चन थोड़े से कम है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ क्वेश्चन आपके सामने ज़्यादा लाऊं और मैं उसको थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करूँ। ठीक है, तो आई होप अब क्लास को स्टार्ट करना चाहिए। यस, तो लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड लेट्स स्टार्ट गो अहेड। एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके सबसे बेसिक इंट्रोडक्शन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, मीनिंग को समझेंगे, एवोल्यूशन को समझेंगे, इसके नेचर, स्कोप, क्या क्या चीजें हैं, पब्लिक प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है, इसकी अपनी क्या मीनिंग है, क्या डिफरेंसेस है। साथ में आर्ट एंड साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे कुछ लोग बोलते हैं दिस इज एन आर्ट, दिस इज एन साइंस, समथिंग लाइक दैट। तो ये सारी चीजों को हम लोग समझने की एक एक करके कोशिश करेंगे। तो इस सीरीज में देखते हैं आज जो फर्स्ट क्लास है जो 18 अप्रैल मंडे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेसिक मीनिंग्स एंड एवोल्यूशन। ठीक है, हाँ एक चीज बताना है कि आपका एक क्लास अभी भी रह गया है, जस्टिस का पार्ट 2। मैं कोशिश करता हूँ कि इसको 2 से 3 दिन के अंदर में उसको ले लूँ। ठीक है, तो उसको मैं फिर से रिमाइंड करवा रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए क्लास में। तो आपके सामने कुछ पहले क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग कॉन्सेप्ट को समझना शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप सबों के सामने है। यस, so question number 1, who among the following talked about politics administration dichotomy? I hope everyone know this answer and I am providing the poll to all of you. Yes, I have given the poll. Yes, let's wait for the result. 10 more seconds. I think ये क्वेश्चन आप सबों को पता है। लेट्स वेट, सबसे बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किए हैं। ओके, तो अंकिता, हैप्पी, श्रुति, नरेंद्र, प्राणना, समीर, विश्वजीत, लिंगराज, सादिक्षा, 9 लोगों ने, यहाँ पे टोटली 12 लोग मौजूद हैं जिसमें से 11 लोगों ने आंसर किया है, जिसमें 9 लोगों ने इसका आंसर करेक्ट दिया है। कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू एंड द राइट आंसर इज वुड्रो विल्सन। कैन एनीवन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि वुड्रो विल्सन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? एंड वुड्रो विल्सन इज आल्सो फेमस इन IR, इंटरनेशनल रिलेशन, फॉर व्हाट इफ एनीवन? या यूएसए के थे, अमेरिका के थे, एवरीबॉडी, सब लोग जानते हैं। ये बताइए। यस श्रुति, थैंक यू, आपको पता है आइडियलिज्म। ठीक है, इन्होंने 14 पॉइंट प्रोग्राम या 14 फॉर्मूला जो है वो प्रेजेंट किया था IR में। यस, 14 प्रिंसिपल, विश्वजीत, और इसके लिए फेमस है, यानी कि इनको हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ते हैं और यही सबसे बड़ा कारण है। एक सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, उसकी अगर पिता की बात करें या तो कोई ऐसे एक व्यक्ति जिन्होंने सबसे एक कंक्रीट आइडिया दिया व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो हमें देखने को मिलता है वुड्रो विल्सन से। ठीक है, तो वुड्रो विल्सन एक बहुत ही फेमस आर्टिकल लिखते हैं जहां से ये सारी चीजें शुरू होती है। उन सारी चीजों को अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। यस नील, हेलो, कैसे हैं आप? आई होप एवरीथिंग इज वेल। यस नील, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और इसका जो राइट आंसर है वो है वुड्रो विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रिजेक्टेड द पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी? ये जो पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी था, इनमें से कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस चीज को नाकार दिया था? आई एम प्रोवाइडिंग द पॉल। Yes, let's wait. फिफ्टीन मोर सेकेंड्स। आप सभी क्वेश्चन को आराम से पढ़ के आंसर कर सकते हैं। देयर इज इनफ टाइम। Okay, let's go. 2, 1, go. Let's see. And I am seeing Sameer, क्षितिज, हैप्पी, श्रुति, प्राणना, सादिक्षा, नील, 7 लोगों ने फिर से इसका आंसर करेक्ट दिया है। इसका जो करेक्ट आंसर है
वो है हर्बर्ट साइमन। ठीक है, हर्बर्ट साइमन इज करेक्ट आंसर। हर्बर्ट साइमन को हम लोग बहुत ही फेमस अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। हर्बर्ट साइमन एक ऐसे व्यक्ति थे, जैसे हम लोग पहले देखते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी में जोड़ दिया जाता था। ठीक है, मतलब सिर्फ गवर्नमेंट और समथिंग लाइक दैट इंस्टीट्यूशन। बट हर्बर्ट साइमन एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस इस स्टडी में बिहेवियरलिज्म को इंट्रोड्यूस करने के साथ साथ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके स्टडीज में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किए हैं। हालांकि जब हम लोग पढ़ेंगे हर्बर्ट साइमन को तो इनके बारे में बहुत विशेष तरीके से, काफी इंटरेस्टिंग तरीके से काफी कुछ समझेंगे, जानेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हर्बर्ट साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द फेमस बुक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, ए स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन एडमिनिस्ट्रेशन? आई एम प्रोवाइडिंग द पॉइंट। Okay, let's wait. Ten more seconds. ओके, अंकिता, विश्वजीत, हैप्पी, नरेंद्र, कान्हा, मिली, सादिक्षा, मलाया, 8 लोगों ने इसका आंसर करेक्ट दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अगेन हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन जो है उन्होंने इस बुक को लिखा था। कैन एनीवन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स द अदर वर्क्स ऑफ हर्बर्ट साइमन? क्या आपको हर्बर्ट साइमन के कुछ और किताबों के नाम याद है तो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखें। और जिनको नहीं याद है वो नो भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हम बताएंगे कौन कौन से अलग बुक हैं उनके। अगर आप पेन और नोटबुक लेके बैठे हैं तो इसको लिख भी लीजिएगा। डू कमेंट फास्ट एनी अनदर बुक ऑफ हर्बर्ट साइमन? एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, यस। डिसीजन मेकिंग थ्योरी दिए थे, वो कोई बुक नहीं था। ठीक है, यस। एनी मोर बुक? ओके, तो मैं आपको बता रहा हूं, आप अगर कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो अपने लिख लीजिए। पहला जो था अभी मैंने बात किया एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, एक उनका खुद का बुक है। दूसरा है मॉडल्स ऑफ मैन। ठीक है, और हाँ, एक मॉडल्स ऑफ मैन जो है वो 1957 में उनका एक बहुत ही फेमस बुक है, वो आया था। ठीक है, तो इस तरह से उनका एक और बुक आप नोट कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग हर्बर्ट साइमन के बाद। हु अमंग द फॉलोइंग सेड, किसने यह कहा कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज एन एक्शन ओरिएंटेड एंड गोल ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम? किसने ये कहा डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक एक्शन ओरिएंटेड गोल ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछ चुका है। ओके, 12 लोगों ने इसका आंसर दे दिया है। लेट्स सी फॉर नेक्स्ट 15 मिनट, वेट फॉर नेक्स्ट 15 मिनट, 15 सेकेंड, सॉरी, मिनट में कहाँ से पहुंच गए। चलिए, 5 4 3 2 1 गो। लेट्स सी। एंड आई एम सेइंग समीर, अंकिता, हैप्पी, विश्वजीत, सूरज, नरेंद्र, मिली साहू, 7 लोगों ने इसका आंसर करेक्ट किया है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू एंड द राइट आंसर इज एडवर्ड विडनर। एडवर्ड विडनर जो है वो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने की काम करते हैं। क्या कोई बता सकते हैं कि इस जो टर्म है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इसको क्वाइन किसने किया था? हु क्वाइन द टर्म डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन? इफ एनीवन नोज, डू कमेंट फर्स्ट। अगर आप नहीं जानते हैं तो लिख दीजिए नो आई डोंट नो, या नो भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्षितिज लिख रहे हैं युगल गोस्वामी, ऐसा नहीं था। यस अंकिता, यूएल गोस्वामी। थैंक यू, अंकिता ने राइट आंसर दिया। नील आपको पता नहीं है, कोई बात नहीं, आप इसको जान लीजिए, यूएल गोस्वामी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये खुद हमारे इंडिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, यूएल गोस्वामी जो थे वो इंडिया से बिलोंग करते थे और इन्होंने विकास प्रशासन या बोल सकते हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जैसे टर्म को क्वाइन किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एडवर्ड विडनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, at which stage of the evolution of public administration the public aspect of public administration was virtually dropped and the focus shifted to efficiency?
किस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट हमें देखते हैं कि जो पब्लिक स्फीयर था उसको एक तरह से अबंडन कर दिया गया था, उसको कोई ध्यान ही नहीं रखा था और सिर्फ इफिशियंसी पे जोर लगाया गया था। वो कौन सा स्टेज था? ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आई थिंक आप थोड़ा सा सिर्फ ध्यान से सोच के आंसर दीजिएगा। आई एम प्रोवाइडिंग द पॉइंट। Yes, let's see. 15 more seconds. Five, six, 4, 3, 2, 1, go. Let's see the result. And श्रुति प्राणना, मात्र 2 लोगों ने इसका आंसर करेक्ट दिया है। मात्र 2 लोगों ने इसका आंसर करेक्ट दिया है। श्रुति एंड प्राणना, कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू। कैसे? चलिए इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग ये देखते हैं, जब हम लोग अभी इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में स्टेजेस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि एक ऐसा स्टेज आया था जहां पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक धुन सवार हो गया था। किस चीज का? तो सिर्फ प्रिंसिपल्स और साथ में साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट। उस समय के जो थिंकर्स थे वो क्या समझने की कोशिश किए कि ह्यूमन जो है वो एक मशीन है, उससे जितना काम करवाना है वो करवा लो तुम, ठीक है। तो इस तरह की एक जो अप्रोच अपनाई गई थी वो सेकेंड फेज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, जहां पे हम लोग हेनरी फ्योल पढ़ते हैं, जहां पे हम लोग लूथर गुलिक को पढ़ते हैं, जहां पे हम लोग अगर आपको टेलर को पढ़ते हैं, ठीक है, फ्रेडरिक वेंसलो टेलर। तो ये सारे जो थिंकर्स थे उन्होंने इफिशियंसी पे बहुत ज्यादा जोर दिया और जो पब्लिक स्फीयर था उसको बहुत ज्यादा ध्यान में नहीं रखा। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, सेकेंड स्टेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, हु डिफाइंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक लॉ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एवरी पार्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ जनरल लॉ इज एन एक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम होता है? जितने सारे कानून बनाए जाते हैं उसके डिटेल एंड सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन करना। दिस व्यू वाज प्रेजेंटेड बाय whom? आई एम प्रोवाइडिंग द पॉइंट। Okay. Let's wait for the result. 3, 2, 1, go. And देखते हैं। हैप्पी, नरेंद्र, सूरज, प्राणनाथ, सादिक्षा, 5 लोगों ने इसका आंसर करेक्ट दिया है। बाकी लोग इसका आंसर नहीं दे पाए। कोई बात नहीं, हमें देखने को मिलता है कि ये जो फेमस कोटेशन है, स्टेटमेंट है, वो और कोई नहीं बल्कि फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वुड्रो विल्सन देते हैं, ठीक है। वुड्रो विल्सन जो है वो इस कॉन्सेप्ट को, इस व्यू को रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो आई थिंक क्वेश्चन का जो एक लगातार सीरीज था वो यहाँ तक था। इसके बाद नेक्स्ट सीरीज आएगा, वहां पर हम लोग पढ़ेंगे। तो आर यू रेडी गाइस टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? कैन आई गो अहेड विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स? आर यू रेडी गाइस? क्या आप सभी तैयार हैं? यस, विश्वजीत, प्राणना, श्रुति, हैप्पी, समीर, क्षितिज, अंकिता, सादिक्षा, मिली, नरेंद्र। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। और यस, कल्याण, यस। चलिए तो हम लोग ये देखते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कैसे इंटरेस्टिंग है? तो आप सभी जानते हैं कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे थे। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे थे कौन कौन होती है? तो हमारे सरकार में 3 पार्ट होती है। कौन कौन सी पार्ट होती है? तो सबसे पहले लेजिस्लेचर, जिसको हम लोग बोलते हैं व्यवस्था पालिका। उसके बाद देखते हैं एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, और जुडिशरी। ये सारे चीज होते हैं। लेकिन बाद में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी जो हमें नहीं बताई जाती थी, लेकिन उसका नाम हम लोग बचपन में हमेशा से सुनते आ रहे थे। वो कौन से लोग थे? बचपन में कोई भी हम लोग से पूछते थे तो बोलते थे क्या बनना चाहोगे? तो लोग बोलते थे आईएएस ऑफिसर। क्या बोलेंगे? तो डीएम। क्या बनोगे? तो एसडीएम। ठीक है, ये जो पॉइंट था
वो हमेशा से हमारे सामने लाया गया, लेकिन उसके लिए जो एक टेक्निकल टर्म यूज किया जाता था वो हमारे सामने नहीं लाया गया। और वो टेक्निकल टर्म क्या था? वो था एडमिनिस्ट्रेशन, वो था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक बहुत ही फास्ट बोल सकते हैं डिसिप्लिन है, एक बहुत ही बड़ा रोल है हमारे सामने में, जो हमें आज उसको एज ए डिसिप्लिन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले इसके वर्ड की बात करते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन जो टर्म है, ठीक है, वो किस शब्द से निकलकर सामने आया है। तो ये दो लैटिन टर्म, पहला है एड और दूसरा है मिनिस्टर, ये दोनों टर्म से निकलकर सामने आया है, जिसका मतलब होता है टू सर्व और टू मैनेज। ठीक है, अगर वही आपसे एक क्वेश्चन पूछे हम, जो हिंदी टर्म है प्रशासन, वो किस भाषा से आया है? कैन एनीवन नो? डू कमेंट फर्स्ट कि जो प्रशासन टर्म है वो किस शब्द या किस भाषा से आया है। अगर आप नहीं जानते हैं तो नो भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। नील लिख रहे हैं ससन। नील, क्या आप क्लियरली और कुछ लिख सकते हैं? एनी मोर? डू कमेंट। अगर आप नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, आप लिखिए नो सर आई डोंट नो क्लियरली। यस प्रार्थना हैप्पी। विश्वजीत को भी नहीं पता, कोई बात नहीं। ये जो प्रशासन जो टर्म है वो आपके संस्कृत के शब्द प्र से आया है। ठीक है, वो संस्कृत से आया है, तो इसको हमेशा याद रखिएगा। अगर कभी पूछा जाए कि हिंदी जो टर्म है प्रशासन वो कहाँ से लिया गया है, तो आपकी संस्कृत से लिया गया है। ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं कि प्रशासन जो टर्म है, प्रशासन का मतलब होता है सर्विस करना। सर्विस मतलब कोई सहायता पहुंचाना, कोई सेवा करना। सिंपल सा एक आपसे कोई भी पूछे तो। अब हम लोग देखते हैं कि इसको बाद में दो भागों में बांटा गया। दो भागों में कैसे? जैसे आप सेवा मान लेते हैं, देते हैं, आपका मन है कि चलो हम सबको सेवा करते हैं, तो सेवा आप दो तरीके से कर सकते हो। एक, आप सेवा किसी को कुछ चार्ज लेकर दे सकते हो, कुछ पैसे लेकर दे सकते हो। एवं सेकेंड जो आपका जो व्यू हो सकता है वो ये हो सकता है कि हम किसी से एक रुपया भी, एक आना भी नहीं लेंगे, हम उसको बस फ्री में प्रोवाइड करेंगे अपनी सर्विसेज को। ठीक है, दिस कैन बी ऑल्सो ए व्यू। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि एक जो है वहां पे आपका गोल, वहां पे आपका प्रॉफिट ओरिएंटेड है, जहां पे आप किसी और से प्रॉफिट के बेसिस पे आप उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। इसका सबसे बेसिक एग्जांपल कौन सा है? हमारा खुद का कोई भी शॉप है, कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर है, या कोई भी ऐसी जो प्राइवेट बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, फिर चाहे वो टाटा बिरला हो, फिर चाहे वो हमारा रिलायंस जियो हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, तो ये भी हमें एक सेवा प्रदान कर रहा है, लेकिन वो उसका अपना प्रॉफिट ओरिएंटेड है। लेकिन इसके दूसरी ओर हमें देखने को मिलता है एक और सेवा हमें प्रदान किया जाता है, जो है बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें इसलिए सेवा नहीं प्रदान करती है, या आप आईएएस ऑफिसर इसलिए नहीं बनते हो क्योंकि आप उस समय अगर गरीब को किसी को मदद प्रोवाइड करोगे तो गरीब उसके बदले आपको पैसे देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सिंपल सा मतलब यह है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा फेज है, एक ऐसा स्फीयर है, जहां पर विदाउट एनी प्रॉफिट, आप बिना किसी लाभ का मतलब बोल सकते हैं एक्सपेक्टेशन किए, आप सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आगे आते हो। तो इस तरह से प्रशासन जो है वो दो भागों में बाद में बढ़ता है, एक आपका प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो हम लोग दोनों को थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इससे बहुत ही एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट आप ऊपर में देख पा रहे हैं कि कौन से लोगों ने इस दोनों पार्ट को डिवाइड किया, ये इसके बीच में डिस्टिंक्शंस को क्रिएट किया। तो हमें ये देखने को मिलता है कि पॉल एच एबलेबी, हर्बर्ट साइमन और पीटर ड्रकर had made a distinction between public and private administration। ये जो थिंकर्स हैं, इन्होंने पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में एक डिस्टिंक्शन क्रिएट करने की कोशिश की। तो ये एग्जाम में एक बार नहीं बार बार पूछा जाता है कि हु अमंग द फॉलोइंग मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो दीज थिंकर्स आर पॉल एच एबलेबी, हर्बर्ट साइमन एंड पीटर ड्रकर। तो दोनों का जो डिस्टिंक्शन है, कंपेरिजन है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे सर्विस की बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन या जो रूल ऑफ लॉ है ये निकल कर सामने आ जाता है। इसके साथ साथ वर्क ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ट्रांसपेरेंट। जैसे आज हम लोग गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, क्या क्या बता सकते हैं गुड गवर्नेंस की जो एक बात है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा किस वर्ष इसको प्रकाशित किया गया था? ये इसको हाईलाइट करके एक रिपोर्ट छापा गया था। इफ एनीवन नोज डू कमेंट फास्ट। देखते हैं कितने लोगों को पता है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। इन विच ईयर? यस, विश्वजीत, श्रुति, अंकिता, प्राणना, आप सबों को पता है, बाकी लोगों को नहीं पता है क्या?
अगर नहीं पता है तो अपनों भी लिख सकते हैं विदाउट एनी डाउट, क्योंकि वी आर हेयर टू लर्न, हम लोग सीखने के लिए यहाँ बैठे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि गुड गवर्नेंस जो है, जहाँ पर ट्रांसपेरेंसी की बात होती है, वो वर्ल्ड बैंक किस ईयर अपनी रिपोर्ट में दिया, तो वो 1992 का था, 1992 का। तो इसमें से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज सब्जेक्ट टू पॉलिटिकल डायरेक्शन एंड कंट्रोल, तो यहाँ पॉलिटिकल डायरेक्शन एंड कंट्रोल जो है दोनों शामिल होता है। तो इस तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा एक बेसिक जो चीजें हैं वो हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ही पढ़ते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी समझना जरूरी हो जाता है कि व्हाट इज प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन एक्योर प्रॉफिट टू द कंपनी, ये हमेशा प्रॉफिट की बात करता है। ये कंपनी का जो भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जो भी उसको सीईओ होते हैं, जो भी उसके डायरेक्टर होते हैं, वो अपने अनुसार उसको चलाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन नाम का या ट्रांसपेरेंसी नाम का कोई भी चीज नहीं होता है। इसको कोई पॉलिटिकल पार्टीज या बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इसमें नहीं होता है। लेकिन क्या आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, क्या इनके ऊपर या प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल बिल्कुल नहीं है, होता है या होता है? यस और नो? अगर होता है तो यस, नो नहीं होता है तो नो। डू कमेंट फर्स्ट, क्या उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कंट्रोल होता है? यस और नो? यस, विश्वजीत लिख रहे हैं थोड़ा बिल्कुल, क्षितिज लिख रहे हैं नो, अंकिता यस, श्रुति यस, साधना यस, सादीक्षा यस, हैप्पी लिटिल सूरज लिख रहे हैं यस। यस, वेरी गुड। हम लोग देखते हैं कि आज भारत में चाहे कोई भी कंपनी हो, हम लोग आज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, पीपीपी की बात कर रहे हैं, जैसे कि दिल्ली मेट्रो देखते हैं। तो इसमें भी देखते हैं, उसके साथ साथ हम लोग अगर भारत में कोई अगर आप कॉमन सा एक बड़ा कंपनी भी खोलना चाह रहे हैं तो पहले आपको उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, लेकिन आज आपको उसके लिए जीएसटी टैक्स देना पड़ता है। साथ में जो गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशंस है उस पार्टिकुलर थिंग्स के लिए आपको उसको फॉलो करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है बट बहुत कम होता है, ठीक है। चलिए, तो आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर है। इज एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? कैन आई गो अहेड? इज एवरीथिंग इज क्लियर गाइस? यस, यस। चलिए, तो कुछ और चीजें उसको समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि आज के टाइम में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकलकर सामने आ रहा है। आज हम लोग हमेशा सुनते हैं, आप खुद सुन रहे होंगे कि सर क्या करते हैं, मोदी जी सारी चीज को प्राइवेटाइज कर ले जा रहे हैं, चाहे वो रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, चाहे कुछ भी हो, मेट्रो हो। हम सब इस बात से चिढ़ते भी हैं, ठीक है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं होती है। यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आज के टाइम में पूरे विश्व भर में निकलकर सामने आ रही है, वो ये है कि कुछ ऐसे सर्विस प्रोवाइड किए जाएं जिसमें पब्लिक, जिसमें प्राइवेट, यानी कि जिसमें गवर्नमेंट का भी रोल हो और जिसमें प्राइवेट कंपनीज का भी रोल हो, और उसका नया जो नाम दिया गया वो नाम दिया गया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी, ठीक है। लेकिन उसके पहले कुछ एक चीजें हैं जो छूट गई है। हमने ये बताया था कि हु मेड द डिस्टिंक्शन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसमें पॉल एबलबी, हर्बर्ट साइमन एंड पीटर डकर। तीन और नाम इंपॉर्टेंट है जिन्होंने डिस्टिंक्शन नहीं किए हैं। Do not make distinction between public administration and private administration, and these thinkers are Henry Fayol, M.P. Follett, and Luther Gulick, and Linda Kodwick. ये जो चार thinkers हैं, these thinkers do not make any distinction between public administration and private administration, ठीक है। तो ये छूट गया था इसलिए मैंने इसको बता दिया। हम लोग देखते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। These days, governments are taking much interest in public-private partnership in implementing its public policies and projects. और ये इसका सक्सेस हम कहाँ देख पाते हैं? अगर आप दिल्ली मेट्रो का एग्जांपल लें, ठीक है, तो दिल्ली मेट्रो आज बोल सकते हैं इंडिया में सबसे अच्छा मेट्रो का एक एग्जांपल देखने को मिल सकता है। तो दिल्ली मेट्रो जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेसिस पे ही वो चल रहा है। और हम लोग ये देखते हैं कि क्या ये चीजें सही है? डू यू बिलीव गाइस, क्या आपको लगता है कि पीपीपी मॉडल इज मोर एफिशिएंट देन गवर्नमेंट और पब्लिक मॉडल? क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट या पब्लिक मॉडल से ज्यादा अच्छा है? यस और नो? डू कमेंट फर्स्ट। क्यों? क्यों? अगर आपको लगता है कि अच्छा है तो क्यों? आप अगर एक वर्ड या दो वर्ड में आंसर करना चाहें तो कर सकते हैं। क्यों? क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें अच्छा लगता है उसमें? People's participation, yes. Any more? Government can lose, yes. Any more? सबसे बड़ी बात ये देखने को मिलती है फंडिंग, यस। सबसे बड़ी बात जो ये देखने को मिलती है मैनेजमेंट।
अगर आप एक सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे, सबसे अच्छा मैनेजमेंट कहाँ देखने को मिलेगा? आपको हमेशा से एक प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, प्राइवेट जो हॉस्पिटल है वहां देखने को मिलेगा। वहां पे सारे लोग पंक्चुअल्स होते हैं, टाइम से बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है मैनेजमेंट, जो चीजें हैं मैनेजमेंट सर्विस का, वो सबसे एफिशिएंट हमें प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को मिलती है। इसी कारणवश से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हमारे सामने निकलकर एक बड़ी यस वर्किंग एफिशिएंसी, वेरी गुड सिटीज, दिस इज अबाउट आई एम टॉकिंग, मैं इसी का बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से आज ये नया चीज निकलकर हमारे सामने आया है, आप सभी इसको ध्यान में रख सकते हैं। कुछ फेमस डिफिनेशंस हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, प्राइवेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, जो आप याद कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि हु गिवन दिस डिफिनेशन अबाउट, या हु गेव दिस स्टेटमेंट। तो डिमोक एंड डिमोक जो है वो बहुत ही फेमस स्टेटमेंट देते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर। वो क्या है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज द अकम्पलिशमेंट ऑफ पॉलिटिकली डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। डिमोक एंड डिमोक ये कहते हैं कि एक्चुअली क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो पॉलिटिकली डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके उसको अकॉम्प्लिश करना, उसे लोगों के पास देना, उसे लागू करना ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। इसके साथ साथ वुड्रो विल्सन, जिसकी मैंने अभी बात थोड़ी देर पहले की, he said that public administration is detailed and systematic execution of public law. Every particular application of general law is the act of administration. इसी तरह से एल डी वाइट बाद में जो अपनी मतलब बात कही उसमें उन्होंने ये कहते हैं, a system of public administration is the composite of all the laws, regulations, practices, relationships, codes and customs that prevails at any time in the jurisdictions for the fulfillment of execution of public policy। मतलब जो भी पब्लिक पॉलिसी बनती है किसी भी प्रैक्टिसेस में, रेगुलेशंस में, लॉज में या कहीं भी, तो उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूशन को फुलफिलमेंट करना ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। तो इस तरह से बाकी जो है आप उसको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं प्रेफरेंसेस। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो है लूथर गुलिक का। लूथर गुलिक क्या बोलते हैं? पब्लिक administration has to do with getting things done with the accomplishment of डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। जो आपका डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स है उनके अनुसार आप चीजों का हो जाना, गेटिंग थिंग्स डन, दिस इज ऑल अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो क्या आप बता सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो सबसे पहले बुक लिखी गई थी वो किनके द्वारा लिखी गई थी? हु रोट द फर्स्ट बुक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? इफ एनीवन नोज डू कमेंट फॉर। श्रुति लिख रहे हैं वुड्रो विल्सन, अंकिता लिख रहे हैं एल टी वाइट, विश्वजीत लिख रहे हैं वुड्रो विल्सन। एनी मोर कमेंट? आई एम वेटिंग, डू कमेंट फास्ट। अगर नहीं पता है तो आप नो भी लिख सकते हैं। क्षितिज लिख रहे हैं एल डी वाइट। एनी मोर कमेंट? एल डी वाइट, यस। जिन्होंने एल डी वाइट कहा है, लियोनार्ड डी वाइट, वो करेक्ट है। एल डी वाइट जो है सबसे पहले इसकी बुक लिखते हैं। यस। तो चलिए आगे बात करते हैं और समझते हैं कुछ और चीजों को। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को दो भाग में हम लोग बांटते हैं। एक आता है इसका नैरोवर सेंस और दूसरा आता है आपका ब्रॉडर सेंस। कुछ विचारक ये मानते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। कुछ लोग ये मानते हैं कि सिर्फ पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। मतलब सरकार जो कानून बना दी वो अलग है, और जो कानून बन गया उसको अच्छे से लागू करना, उसको एग्जीक्यूट करना, मतलब एग्जीक्यूटिव का जो पार्ट होता है, दिस इज ऑल अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन कुछ विचारक ये मानते हैं कि सिर्फ पब्लिक पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करना ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ उसको बनाना, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करना और उस पर नजर रखना, ये जो सारी चीजें हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। तो कुछ थिंकर्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू नैरोवर सेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या तो एग्जीक्यूटिव सेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इसमें हर्बर्ट साइमन, लूथर गुलिक, ऑडवर्ड टी, फेयोल और विलोवी, ये सारे थिंकर्स आते हैं। ब्रॉडर सेंस की बात करें तो इसमें विचारक ये बात करते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये सबसे बिलोंग करता है। यानी कि इसमें आपके वुड्रो विल्सन, लियोनार्ड डी वाइट, मार्शल डिमॉक, निग्रो और फिफ्नर, ये सारे विचारक जो हैं वो इससे बिलोंग करते हैं। अभी ये सारे विचारक के बारे में, मतलब जो थिंकर्स हैं उनके बारे में बहुत डिटेल से हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि आने वाले क्लास में हम लोग सबको एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे, सबके कॉन्सेप्ट को। चलिए कुछ क्वेश्चंस और आ गए हैं और उनको समझने, उसको सॉल्व करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन एज फोर्थ ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट? आई थिंक
देखते हैं कितने लोग इसका आंसर पता है, कितने लोगों को। आई एम प्रोवाइडिंग द पॉल। यस, ओके, 15 more seconds. Okay, let's see. I am saying विश्वजीत, समीर, वैष्णवी, मिली, हैप्पी, 5 लोगों के इसका आंसर पता है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। एंड बाकी लोग जो है वो इसका आंसर इनकरेक्ट गलत किए हैं। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बिलोबी। ठीक है, बिलोबी। बिलोबी ये कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो गवर्नमेंट का 4th ब्रांच है। ठीक है, लेकिन क्या आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि 4th पिलर ऑफ गवर्नमेंट हम लोग किसको बोलते हैं? विच बॉडी इज नोन एज 4th पिलर ऑफ गवर्नमेंट? अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़े होंगे तो। यस, हैप्पी, श्रुति, वेरी गुड। अनि, अंकिता, तान्ना, नील लिख रहे हैं सुप्रीम। सुप्रीम किस मायने में लिख रहे हैं आई डोंट नो। मिली, मीडिया, क्षितिज मीडिया, सूरज मीडिया। यस, वेरी गुड। अगर 4th पिलर पूछा जाए तो वो आपके मीडिया आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अगर 4th ब्रांच की बात करें तो विलोबी ये कहते हैं कि 4th ब्रांच ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आई थिंक ओके, यहाँ पे आंसर गलत लिख दिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो बिलोबी होगा। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग कीप्स मैनेजरियल व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? आपको बताना है कि इनमें से कौन है जो मैनेजरियल व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रखते हैं। आई एम प्रोवाइडिंग द पॉइंट। ओके, लेट्स गो फॉर द रिजल्ट। ओके, 11 लोगों ने 11 लोगों ने आंसर कर दिया है। 15 मोर सेकेंड्स आर रिमेनिंग। आराम से आप आंसर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, लेट्स सी रिजल्ट। अंकिता, मिली साहू, वैष्णवी, सूरज, कान्ना, 5 लोगों ने फिर से इसका आंसर करेक्ट दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल द अबव। मिस्टर गुलिक, हेनरी फेल एंड Herbert Simon all thinks that public administration has to do with managerial, that means executive part. Next question. The integral view of public administration focused on, जो integral view है public administration का वो किस बात पे फोकस करता है? टेक्निकल, क्लर्कियल, मैनेजरियल या ऑल द अबव? ओके, 15 more seconds. Okay, let's see the result. And I'm saying Ankita, Kshitij, Mili, Sadiksha, Vaishnavi, Viswajit, Happy, Prana, Sultana, सूरज, 10 लोगों ने इसका आंसर करेक्ट दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है अभी, अलग इसकी बात हम लोग करेंगे आगे। इंटीग्रल व्यू देखिए, कुछ विचारक ये बात सोचते हैं, विचार रखते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट से रिलेटेड है। कुछ ये मानते हैं कि मैनेजमेंट में इसमें क्लर्कियल काम हो, टेक्निकल काम हो या मैनेजरियल, ये सारे विषयों से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लेना देना है। यानी कि जो इंटीग्रल व्यू रखते हैं वो ये मानते हैं कि दिस इज हैव टू डू विद टेक्निकल, क्लर्कियल, मैनेजरियल, ऑल द अबव। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑल द अबव। ओके,
तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये बताइए कमेंट सेक्शन में, आर यू एंजॉइंग द क्लास? क्या आप क्लास को एंजॉय कर रहे हैं या आर यू बोरिंग? आप बोर हो रहे हैं? डू कमेंट फास्ट। क्या आप क्लास को एंजॉय कर रहे हैं या बोर हो रहे हैं? यस यस यस, हैप्पी। अंकिता, प्रांगना, क्षितिज, सादीक्षा, हैप्पी। यस, वेरी गुड। चलिए, तो ये जानकर खुशी होती है कि आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं बल्कि एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि चीजों को जब आप पढ़ते हुए एंजॉय करोगे तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बनी रहेगी। लेकिन जब आप उसको एज ए पढ़ाई पढ़ोगे तो फिर वो आपके लिए टफ हो जाएगी, जैसे कोई बर्डन है। चलिए लेट्स गो, बातें कम काम ज्यादा। तो नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपके सब्जेक्टिव एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कहीं पूछा जाता है कि नेचर क्या है। जैसे एक इसके बारे में एक छोटा सा आपके माइंड में एक व्यू क्रिएट करना चाहते हैं कि अगर आप पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस तो इसमें भी बात आता है कि व्हाट इज नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अगर आप पढ़ते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, तो हर चीज में एक चीज आता है, व्हाट इज नेचर ऑफ समथिंग। तो हम लोग इसको एज एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं, जब हम लोग किसी भी लोगों की नेचर की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कुछ लोग बहुत सॉफ्ट होते हैं, कुछ लोग बहुत ही मतलब क्रूर होते हैं, लाइक हार्ड होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो इगोइस्टिक होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, दैट इज सेल्फिश होते हैं। तो उसी तरह से हमें ये देखने को मिलता है जब भी हम लोग किसी भी डिसिप्लिन की नेचर की बात करते हैं, व्हाट इज नेचर, वो कैसा है आखिर। तो उसमें जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग ये चीज समझना जरूरी हो जाता है कि वो पार्टिकुलर डिसिप्लिन है वो किस किस फील्ड में क्या क्या रोल कर रहा है, यानी कि वो किस तरह से क्या काम करता है। तो हम लोग देखते हैं कि इसी नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझने की जब कोशिश किए तो थिंकर्स ने इसे दो भागों में बांटा। एक विचारक ये मानते हैं कि नेचर जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है वो सिर्फ मैनेजमेंट तक रिलेटेड है, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू डू विद ओनली विद द मैनेजमेंट पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि सिर्फ मैनेजमेंट तक रिलेटेड नहीं है, मैनेजमेंट से आगे जाके ये पूरे चीजों को लेकर, मतलब चाहे वो छोटा से छोटा क्लर्क का काम हो या बड़े से बड़े सीईओ का काम हो, सारे काम जो आते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन में यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे हम अगर भारतीय प्रशासन में बात करें तो आपके दिमाग में जब भी आता है कि ब्यूरोक्रेट्स, तो आपके दिमाग में सबसे पहले जो आता है वो आता है आईएएस ऑफिसर, हमारे डीसी, डीएम साहब, एसडीओ साहब। लेकिन जो सबसे छोटा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है वो भी एक पार्ट होता है, जो आपके ग्राम पंचायत में जो सचिव होता है, सेक्रेटरी जो होता है, वो भी मैनेजमेंट का यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का एक पार्ट होता है, ठीक है। तो कुछ विचारक ये मानते हैं कि सिर्फ बड़े बड़े जो लोग हैं मैनेजमेंट का काम करते हैं वही है, कुछ बोलते हैं नहीं सब लोग हैं, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो टेक्निकल काम करते हो, फिर चाहे वो कोई भी काम करते हो। तो इस तरह से, तो चलिए चीजों को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं मैनेजरियल व्यू। As per the managerial view, administration is comprised of only those who are involved with managerial work, meaning the clerical, manual and technical work in the administration are not the part of administration। मतलब जो सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट में रिलेटेड हो, उनका काम क्लर्कियल नहीं हो, उनका काम मैनुअल यानी कि कोई और काम नहीं हो, और ना ही कोई टेक्निकल काम हो, ऐसे लोग एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आते हैं जो मैनेजरियल व्यूज रखते हैं। They believe that administration is more about getting things done than doing things। मतलब इसे करने से ज्यादा जरूरी है कि उसको करवाया जाए, ठीक है, इसको अच्छे से करवा दिया जाए। तो करवाते कौन है? जो बड़े बड़े सीईओ होते हैं, जो बड़े बड़े जो आपके आईएएस ऑफिसर होते हैं, वो कामों को खुद करते कम है और करवाते ज्यादा है। तो इस तरह के जो विचार है वो मैनेजरियल व्यू रखते हैं। इसको जो फेमस थिंकर है, सपोर्टर है, उसने आपको लूथर गुलिक, हेनरी फेयोल, हर्बर्ट साइमन, स्मिथ वर्ग, इसके साथ साथ विक्टर थॉमसन, ये सारे लोग इसमें आते हैं। लूथर गुलिक ने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया है जिसमें वो मैनेजमेंट की बात करते हैं, वो है पोस्टकॉर्प। उन्होंने कहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जो है उसका काम पोस्टकॉर्प है। पोस्टकॉर्प ये एक एक्रोनिम है, ठीक है, एक्रोनिम जिसमें शॉर्ट फॉर्म है। इसकी अगर हम बात करें तो आप सबों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। तो पोस्टकॉर्प में उन्होंने बताया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है उसमें मेनली इसके मेन 7 काम है। उसमें कौन कौन से काम है आपके? पहला पी से प्लानिंग, ठीक है, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका काम होता है प्लान करना। दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें आप लोगों के लिए क्लियर होगी। क्या इसे डिटेल में एक्सप्लेन करना जरूरी है? क्या इसे डिटेल में एक्सप्लेन कर दूं या छोड़ दूं? यस और नो? आई होप ये सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं। यस यस यस, ओके, यस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं इंटीग्रल व्यू। कुछ विचारक ये मानते हैं कि सिर्फ मैनेजमेंट तक ये सारी चीज रिलेटेड नहीं है। मैनेजमेंट से बढ़कर जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो आगे चलकर सारी चीजें, फिर चाहे वो छोटी छोटी काम हो, एक टीम मतलब 3 से लेकर
बहुत बड़े काम तक, ठीक है, मतलब टॉप टू बॉटम सारे काम। द इंटीग्रल व्यू कंसिडर्स एवरी एक्टिविटी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एज ए पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आई दैट इज टेक्निकल काम हो, क्लर्कियल काम हो, मैनेजरियल काम हो, या कोई भी मैनुअल काम हो। मैनुअल काम दैट इज उसका मतलब चाहे कोई लेबर यहाँ से उठाकर वहां कुछ सामान ले जा रहा हो, कोई नट बोल्ट टाइट कर रहा हो, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ऑल द एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फ्रॉम द पियोन टू द सेक्रेटरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। All the act of government officials from the peon to the secretary are part of public administration। ये सारे जो लोग होते हैं वो आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होते हैं। तो इसमें इसके इंपॉर्टेंट थिंकर्स या इसके सपोर्टर्स कौन कौन से हैं? इसमें वुडरो विल्सन देखने को मिलते हैं, एल.डी. व्हाइट, मार्शल रिडिमॉक, जॉन एम टिफनर जो है, वो ये सारे जो लोग हैं इसमें निकलकर सामने आते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजों में आगे बढ़ने वाले हैं, जो है स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो सिर्फ मोटी मोटी जो कॉन्सेप्ट थी, अब हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि कैसे आज जो हम एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे सामने आज मिली हुई है, वो कैसे धीरे 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 डेवलप होकर हमारे सामने पहुंची है। तो आर यू रेडी गाइस फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट्स रिगार्डिंग स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? आर यू रेडी गाइस? डू कमेंट फास्ट। यस यस यस। कुछ लोग पता नहीं कहाँ हैं, शायद वो लोग कुछ खा पी रहे हैं, वो लोगों का कमेंट नहीं आ रहा है कुछ लोगों का। चलिए तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग 5 भागों में बांटते हैं, ठीक है। स्टेज 1 जो है वो उसको हम लोग कहते हैं पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी। दूसरा जो स्टेज है उसको बोलते हैं एरा ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिस समय इसको गोल्डन एरा ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं, मतलब गोल्डन एरा ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं, क्योंकि इस समय जो भी थिंकर्स आए उन्होंने बस प्रिंसिपल्स नए नए मतलब बोल सकते हैं सिद्धांत देने की कोशिश की। जो थर्ड स्टेज आया वो आया एरा ऑफ चैलेंज, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे हर्बर्ट साइमन को, कैसे उन्होंने चैलेंज किया। किनको? चेस्टर एंड बार्नार्ड को पढ़ेंगे, कैसे उन्होंने चैलेंज किया। और एल्टन मेयो को पढ़ेंगे, कैसे उन्होंने चैलेंज किया। किनको? फेयोल को, टेलर को, कि नहीं प्रिंसिपल्स के साथ हम सिर्फ आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस को भी, ह्यूमन रिलेशंस को भी हमें पढ़ने की जरूरत है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, जहां पर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर को पढ़ेंगे, फ्रेडरिक्स का इकोलॉजिकल अप्रोच, ठीक है, प्रिज्मेटिक सोसाइटी, प्रिज्मेटिक मॉडल, ये सारी चीजें जो है कैसे फ्रेडरिक्स जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को फिर से उभार कर, मतलब निकाल कर सामने लाने में, उसे एक बॉडी के जैसा खड़ा करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किए हैं। इसके बाद फिर हम लोग आज देखते हैं जो पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव है वो आज हमें देखने को मिलती है, फिर उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। स्टेज 1, स्टेज 1 हमें देखने को मिलती है कि हालांकि अगर आपसे बात करें तो क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है, वुडरो विल्सन वाज द फर्स्ट पर्सन, या इसके पहले भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे सामने रहे होंगे? यस और नो? क्या वुडरो विल्सन वाज द फर्स्ट? यस और नो? डू कमेंट सिंपली यस और नो। क्या वुडरो विल्सन पहले ऐसे व्यक्ति थे? क्या उसके पहले भारत में, चीन में और कहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं थी? क्या उसके पहले एडमिनिस्ट्रेशन पूरे विश्व में नहीं थी? ओके चलिए देखते हैं। यस, हम लोग ये देखते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो वुडरो विल्सन पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इसको एज ए डिसिप्लिन पढ़ने की कोशिश की, इसको एज ए विषय वस्तु बनाने की कोशिश की। ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कहा जा सकता है कि प्राचीन भारत में, आपके चीन में, आपके इजिप्ट में एडमिनिस्ट्रेशन थी ही नहीं, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थी ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हमें देखने को मिलती है, चाहे आप महाभारत को पढ़ेंगे, चाहे आप कौटिल्य के यस 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 आई एम टॉकिंग, चाहे आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे, जहां पे उन्होंने सप्तांगा थ्योरी दिया, हाउ एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी रन, सेवन ऑर्गन ऑफ स्टेट। इसके साथ साथ चाहे आप कॉन्फ्यूशियस को पढ़ेंगे, फिर चाहे आप अरिस्टोटल के पॉलिटिक्स को पढ़ेंगे, फिर चाहे आप माइकियावेली के प्रिंस को पढ़ेंगे, आपको हर जगह अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाई जाए उसके लिए विशेष हर जगह प्रावधान किए गए। लेकिन इन लोगों ने कभी भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज ए डिसिप्लिन बनाने की कोशिश नहीं की। यस, गुप्ता पीरियड सिस्टरों, मतलब बोल सकते हैं जितने भी थिंकर्स हैं, सब लोगों ने इसकी बात की, एडमिनिस्ट्रेशन की बात की।
लेकिन क्या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कौन सा ऐसा पहला कंट्री था जिन्होंने ये बात किया कि एडॉप्शन ऑफ सिविल सर्विसेज थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स? किस कंट्री ने सबसे पहले ये बात की कि जो भी सिविल सर्वेंट्स आते हैं उनको थ्रू एग्जाम्स बुलाए जाएंगे, ना कि लॉटरी सिस्टम जो एथेंस में था? व्हाट वाज दैट कंट्री? क्षितिज लिख रहे हैं चाइना, सादीक्षा इंडिया, प्राणना चाइना, लिंगराज यूएसए, अंकिता यूएसए। एनी मोर कमेंट? दुख अगर आपको नहीं पता है तो सिंपली राइट नो, देयर इज नो एनी इशू टू राइटिंग इन नो। हैप्पी लिख रहे हैं यूके, विश्वजीत नो, कोई बात नहीं, सादीक्षा इंग्लैंड, सूरज नो। चलिए बताते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि जो आपके चाइना है, चीन, ठीक है, चीन पहला ऐसा कंट्री है जिन्होंने अपने ब्यूरोक्रेट्स को थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है उन्होंने मतलब इसको बुलाना या इसको हायर करने की कोशिश की। तो चाहे अगर कभी पूछा जाए कि एडॉप्शन ऑफ सिविल सर्विसेज थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लाने में सबसे पहला कौन सा वो कंट्री था, तो वो पहला कंट्री चाइना था। एक और क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि कौन सा वो कंट्री था जिन्होंने सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, या जो सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक इवोल्यूशन हुआ वो सबसे पहले कौन से कंट्री से हुआ? क्या आपको पता है? अगर नहीं पता है तो सिंपली राइट नो, देयर इज नो एनी इशू इन राइटिंग नो। हैप्पी नो, सादीक्षा यूएसए, इंग्लैंड, अंकिता नो, एनी मोर, विश्वजीत यूके। पता नहीं आप लोग शायद वो कंट्री तक पहुंच पाते हैं या नहीं, उसी की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ओके ओके, चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है, सबसे पहले सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेटिक मॉडल की जो बात की गई, सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो बात की गई थी, वो इजिप्ट में की गई थी। आई एम रिपीटिंग अगेन, जो सबसे पहले सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई थी वो आपके इजिप्ट में की गई थी, मिस्र में की गई थी, जहां पे पिरामिड वहां का जो है बहुत फेमस है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आप याद रखिएगा। तो इस तरह से हम लोग ये देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे लिए नया नहीं है, हमारे लिए बहुत पुराना है। बट इसको एज ए डिसिप्लिन डेवलप करने में जो सबसे पहला रोल प्ले किए वो आपके वुड्रो विल्सन निकल कर सामने आते हैं, जिन्होंने एक बहुत ही फेमस आर्टिकल लिखी जो पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली अमेरिका में प्रकाशित हुआ था 1887 में, जिसका नाम है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इस लेख में उन्होंने सबसे पहले ये बात की कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसी भी चीजें होती है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, नॉट फुल्ली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को एज ए सेपरेट डिसिप्लिन बनाने की कोशिश की। इसके बाद हमें देखने को मिलता है फिर कि आपके फ्रैंक जे गुडनाउ, ठीक है, फ्रैंक जे गुडनाउ, जिनको फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। याद रखिए, आपके एग्जाम्स में पूछ सकता है कि हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो उनमें नाम निकल कर सामने आता है फ्रैंक जे गुडनाउ, जिन्होंने बहुत ही फेमस बुक लिखी पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और इस पुस्तक में उन्होंने वुड्रो विल्सन के कॉन्सेप्ट को बोल सकते हैं सपोर्ट किया। वुड्रो विल्सन क्या बोलते थे कि जो आपने बचपन से या बहुत पहले से पॉलिटिकल साइंस को ही एडमिनिस्ट्रेशन समझ लिया है, ये ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल साइंस अलग विषय है और आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अलग विषय है। मतलब पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जो डाइकोटॉमी, जो डिवीजन, द्विविभाजन करने की जो कोशिश की गई, वो आपके वुड्रो विल्सन के द्वारा सबसे पहले की गई। और इसी को सपोर्ट फिर फ्रैंक जे सादिक्षा फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोल सकते हैं, या फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मतलब अमेरिकी लोक प्रशासन के पिता, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो। क्योंकि अगर हम लोग ओवरऑल बात करते हैं हु इज कंसिडर्ड फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फादर ऑफ, तो हम लोग वुड्रो विल्सन के नाम लेते हैं। लेकिन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात आए तो वहां पे फ्रैंक जे गुडनाउ आते हैं। ठीक है, ओके। तो इस तरह से गुडनाउ क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स हैज टू डू विथ policies or expression of the state will, while administration has to do with execution of these policies। देखिए यहाँ पे आप डिस्टिंक्शन जो उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की बिटवीन द पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, आप इसको समझ सकते हैं कि वो ये कहते हैं कि जो आपका पॉलिटिक्स है वो एक्सप्रेशन ऑफ जनरल विल है, एक्सप्रेशन ऑफ स्टेट विल है। स्टेट क्या चाहता है वो जब आप लागू करते हैं, बनाते हैं, तो वो आपका पॉलिटिक्स है। लेकिन जब पॉलिसीज को आप लागू करते हैं तो वो आपका एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, ऐसा ये बात बोलते हैं फ्रैंक जे गुडनाउ। इसलिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है, वो आपका आता है लियोनार्ड डी वाइट, जिन्होंने सबसे पहली बार एक बुक लिखी जो पूरी तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर लिखी गई, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन
टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और ये बुक आई थी आपके 1926 में। तो इज एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ? क्या फर्स्ट स्टेज क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी थिंग्स इसमें थी, वो सारी चीजें क्लियर है आपके सामने? इज एवरीथिंग इज क्लियर? कैन आई गो अहेड? यस, ओके 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 ओके, आई होप एवरीवन इज एंजॉयिंग। लेट्स गो फॉर सेकंड फेज। अब आते हैं सेकंड फेज में। सेकंड फेज जो है वो बहुत ही डायनेमिक फेज है। आप जितने सारे थिंकर्स को पढ़ेंगे, आप हेनरी थ्योल को पढ़ेंगे, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आप टेलर को पढ़ेंगे, टेलरिज्म को, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, ठीक है। इसके बाद आप क्रिएटिव एक्सपीरियंस, एमपी फॉलोड को पढ़ोगे, आप काफी सारे थिंकर्स को पढ़ोगे, पोस्टकॉर्न को पढ़ोगे, आप लूथर गुलिक और मतलब ये सारे थिंकर्स को पढ़ोगे। ये सारे जो थिंकर्स आते हैं जिन्होंने अलग अलग अपने अपने नए सिद्धांत बनाने की कोशिश की, ये सारे लोग जो है आपके सेकेंड फेज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बिलोंग करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये फेज का जो टाइम पीरियड है आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, ये 1927 से 37 के बीच को कहा जाता है सेकेंड। दिस एरा इज ऑल्सो नोन एज, दिस पीरियड इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन एरा ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा, गोल्डन एरा ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कहते हैं, तो दिस इज 1927 टू 1937, दैट इज सेकेंड फेज, ओके। तो इस फेज में हमें देखने को मिलता है विलोबी, जिन्होंने बुक लिखी प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद एमपी फॉलेट, 1924 में इनकी बुक आती है क्रिएटिव एक्सपीरियंस, हेनरी फ्योल, इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट। इन सब के बारे में हम बहुत डिटेल से अभी बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आने वाले जो क्लासेस होंगे उनमें सारी डिटेल्स हम लोग इन्हीं लोगों के बारे में एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद मूने एंड रेले बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 1939 में आती है। और इसके बाद लूथर गुलिक एंड उर्विक जो पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो बुक लिखते हैं दोनों मिलकर 1937 में, जिसमें उन्होंने पोस्टकॉर्न जैसे कॉन्सेप्ट को दिया है, ठीक है। तो ये सारे चीजें जो है वो आपके सेकेंड फेज में डेवलप होते हुए नजर आती है। इसके साथ साथ इस समय एफ.डब्ल्यू. टेलर एक बहुत मतलब फेमस बुक लिखते हैं जिसमें आपका प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो 1911 में आती है। ये सारे चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या आप बता सकते हैं कि एफ.डब्ल्यू. टेलर की अदर किताब कौन कौन सी हैं? अगर आपको याद है तो बताइए, व्हाट आर द अदर वर्क्स ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर? डू कमेंट फास्ट। नहीं याद है तो आप लिख सकते हैं सिंपली नो। व्हाट आर द अदर वर्क्स ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर? पीस रेट सिस्टम, यस समीर, एनी मोर? A piece rate system, art of cutting metal, any more? I am waiting for any more. Shop management, yes Narendra, Sadiksha, happy, yes. तो आपको बता देते हैं एक एक करके सबका ईयर, आप चाहे तो नोट डाउन कर लें क्योंकि ये एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले जो उन्होंने बुक लिखी थी वो था आपका ए पीस रेट सिस्टम, वो 1895 में आती है, ठीक है। ए पीस रेट सिस्टम 1895 में आती है। उसके बाद जो बुक आती है उनकी वो थी आर्ट ऑफ कटिंग मेटल, ठीक है। आर्ट ऑफ कटिंग मेटल जो थी वो 1906 में आती है, ठीक है। आर्ट ऑफ कटिंग मेटल 1906। इसके बाद आती है आपकी स्टॉप मैनेजमेंट जो 1910 में आती है। और एक और आती है आपकी प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो 1911 में आती है, ठीक है। तो ये सारे चीज जो है वो इनके लिए मतलब एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में खास चीजें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। एनी हाउ इसको आप चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ओके। तो अब हम लोग चलते हैं थर्ड फेज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, थर्ड फेज ऑफ डेवलपमेंट। हमें ये देखने को मिलती है कि सेकेंड फेज में क्या हुआ, काफी सारे प्रिंसिपल्स 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 बस सिद्धांत डेवलप करने की कोशिश की गई। जब आप ये सारे थिंकर्स को पढ़ोगे तो आपको ये विश्वास होगा, आप इस चीज को पूरी तरह से बिलीव कर जाओगे कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम होता है वो पूरी तरह से मैनेजमेंट का होता है, नंबर एक। नंबर दो, ह्यूमन जो है वो एक मानव नहीं है बल्कि वो एक मशीन है। मतलब एक आदमी को चाहे जितना काम करवाना हो करवा लो, ठीक है। मतलब अगर आप देखेंगे इन सबको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वो बोलते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक एफिशिएंसी हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जितना ज्यादा फायदे हो सकते हैं, फिर चाहे उसके लिए मानव को किसी भी कंडीशन में काम करना पड़ रहा हो, फिर चाहे ह्यूमंस को किसी भी टाइम तक यानी कि 18 घंटा 20 घंटा कितना भी काम करना पड़ रहा हो, ये सब कुछ ये सब एक्सेप्ट करते हैं।
लेकिन इसके बाद कुछ थिंकर्स ये आते हैं, वो ये बोलते हैं कि दिस इज नॉट अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा नहीं हो सकता है। ह्यूमन बीइंग्स जो है वो एक सोशल बीइंग है। ह्यूमन बीइंग्स जो है उसके अंदर इमोशंस होते हैं। वो सोशल बीइंग जो है, ह्यूमन बीइंग्स जो है वो एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में रहने की कोशिश करता है। ह्यूमन बीइंग्स जो है वो एक बिहेवियर जो होता है, उनका जो अपना लगाव होता है, एक दूसरे के साथ जो संबंध होता है, ये सारी चीजें मायने रखती है। मतलब कुल मिलाकर ये हुआ कि जो सेकेंड फेज में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे जोर देने की कोशिश की गई। सेकेंड फेज में जो जिस तरह से इकोनॉमिक मैन की पर्सपेक्टिव आगे बढ़ाने की कोशिश की गई, सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड चीजों की आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। थर्ड फेज में हर्बर्ट साइमन, एल्टन मेयो, चेस्टर बार्नार्ड, ये सारे थिंकर्स आके इसको चैलेंज करते हैं और बोलते हैं ह्यूमन मैन इज नॉट ए इकोनॉमिक मैन। ह्यूमन जो है वो इकोनॉमिक मैन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से थर्ड फेज को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चेस्टर आर बार्नार्ड अपनी एक बहुत ही फेमस बुक लिखते हैं, द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, चेस्टर आर बार्नार्ड जो है फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव एक बहुत ही फेमस बुक लिखते हैं, जिसमें उन्होंने ये बताया कि एग्जीक्यूटिव जो है, जो आपके एग्जीक्यूटिव पार्ट है, उसकी क्या क्या फंक्शंस है। उन्होंने कहा द चैलेंजेस बिकम बेसिकली इन टू फॉर्म्स। नंबर वन, रिजेक्शन ऑफ द आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी। मतलब उन्होंने पहला काम क्या किया जो वुड्रो विल्सन ने किया था, फ्रैंक जे गुडनॉ ने किया था, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी क्रिएट करने की कोशिश की गई, उसको इन्होंने रिजेक्ट किया। नंबर टू, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लैकिंग ए साइंटिफिक वैलिडिटी। उन्होंने ये कहा कि आज तक जो भी चीजें हुई है, सेकेंड फेज में जो भी चीजें आई है, उसमें साइंटिफिक जैसी चीजें है ही नहीं। ठीक है, तो इसी तरह से बाद में थिंकर्स इसमें आप कहते हैं कि साइंटिफिक थ्योरी इज लाइक ए प्रोवर्ब। वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, कहावत है, ऐसी चीजें कुछ होती ही नहीं है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हर्बर्ट साइमन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर्स आते हैं निकल के, जिन्होंने अपनी बुक लिखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। और इस आर्टिकल में, इस बुक में उन्होंने ये लिखी, साइंटिफिक जो प्रिंसिपल्स हैं इज नथिंग बट प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब नथिंग बट प्रोवर्ब्स। जो जितने सारे प्रिंसिपल्स डेवलप किए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहावत है, वो प्रिंसिपल्स है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने ये सारी चीजों को रिजेक्ट करने की कोशिश की। तो इस तरह से आप देखते हैं कि उन्होंने फिर से एक बुक लिखी, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, ए स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ये बुक एग्जाम्स में पूछ सकता है, आप उसको याद रखिएगा। द ही एडवोकेटेड बिहेवियर अप्रोच टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टू मेक इट मोर साइंटिफिक एंड मोर प्रैक्टिकल। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट थिंकर इस समय आते हैं, जो आते हैं आपके रॉबर्ट डहल। रॉबर्ट डहल जो है वो तीन तरह के प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और बोलते हैं जो साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी तीन प्रॉब्लम्स है। और ये जो तीन प्रॉब्लम्स है वो कौन कौन सी है, इसमें नॉर्मेटिव चीजें जो है वो क्लियर नहीं है, इसमें और इसको क्लियर करने की जरूरत है। द नेचर ऑफ मैन इन द एरा ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज बेटर अंडरस्टूड एंड हिज कंडक्ट इज मोर प्रेडिक्टेबल। मतलब इसको जो एक मशीन के जैसा माना गया है वो ऐसा नहीं हो सकता है, इसको अच्छे से समझने की जरूरत है। देयर इज बॉडी ऑफ कोऑपरेटिव स्टडीज, सॉरी, there is a body of comparative studies from which it may be possible to discover principles and generalities that transcend national boundaries and peculiar historical experiences। इस तरह से अलग अलग चीजों की बात की। कुल मिलाकर यह है कि रॉबर्ट डहल से जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इनकी बुक पूछी जाती है, और पूछी जा सकती है कि वो किस फेज से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से रॉबर्ट डहल अपनी बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ, एल्टन मेयो जो आपके हैं वो भी इस फेज से बिलोंग करते हैं, आपके थर्ड फेज से, और इस तरह से ये बात करते हैं। इसके बाद जो है आपका आता है नेक्स्ट फेज, वो है फोर्थ फेज। अब देखते हैं सेकेंड फेज प्रिंसिपल डेवलप करने की कोशिश की गई, थर्ड फेज में उसको चैलेंज करने की कोशिश की गई। अब जब फोर्थ फेज आती है जो आपकी 1948 के बाद शुरू होती है, यहाँ पे एक बड़ा प्रॉब्लम शुरू होता है। यहाँ पे ये देखने को मिलती है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है एक्चुअली में क्या, यही सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है कि एक्चुअली है क्या। इसके साथ साथ यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीजें आती है निकलकर। ये एरा आप देख पा रहे हैं कि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एरा है, मतलब 1945 का एरा है। इस समय अलग अलग बहुत सारे कंट्रीज जो है वो इंडिपेंडेंस हो रहे थे, मतलब जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी वो आजाद हो रहे थे। तो इस समय जो जितने नए नए कंट्रीज थे उनमें एक बेटर चैलेंज ये था कि वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो, वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी आइडेंटिटी कैसी हो,
वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग किस तरह से देख सके, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। तो इस फेज में हमें देखने को मिलता है कि आइडेंटिटी एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कैसी होनी चाहिए, किस तरह से एक न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे अपनाए, उसका क्या रूप हो, कैसा उसका स्ट्रक्चर हो, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी emerged after the 1948 or after the third phase of public administration. So the discipline was incoordinary and suffered from the crisis of identity due to the abandonment of public administration dichotomy and the principles of administration. जिस तरह से सारी चीजों को पहले नकार दिया गया, अब मानो ऐसा हो गया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा बॉडी है जिसमें कोई सॉल ही नहीं है, मतलब जिसकी कोई अपनी आत्मा ही नहीं है, उसकी कोई अपनी पहचान ही नहीं है। ठीक है, मतलब खोखला हो गया पूरी तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस समय हमें देखने को मिलती है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में F.W. रिक्स, फ्रेडरिक्स जो होते हैं, उनका एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले होता है। फ्रेडरिक्स जो है वो अलग अलग एग्रेरिया इंडस्ट्रिया मॉडल, क्या आप नाम सुने हैं इसका? डू यू हियर द नेम ऑफ एग्रेरिया इंडस्ट्रिया मॉडल? यस और नो, डू कमेंट सिंपली। सादीक्षा सुने हैं, समीर सुने हैं? एनी मोर कमेंट? आई एम वेटिंग फॉर। अगर नहीं सुना है तो आप नो लिख सकते हैं। यस, हैप्पी विश्वजीत। यस, हम लोग ये देखते हैं कि जो आपके F.W. रिक्स होते हैं, उन्होंने एग्रेरिया इंडस्ट्रियल मॉडल, मतलब चाइना के मॉडल को, यूएसए के मॉडल को, ये सबको कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं। और इस तरह से उन्होंने बाद में फिर डेवलपिंग नेशन में कैसे एक एडमिनिस्ट्रेशन हो, मतलब जिस तरह से भारत एक डेवलपिंग नेशन है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, यहाँ पे कैसी एडमिनिस्ट्रेशन हो, इसके लिए उन्होंने कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो इस तरह देखते हैं कि थर्ड मेनली फोर्थ फेज में F.W. रिक्स जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके साथ साथ इस फेज में उन्होंने एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट दिया जिसमें प्रिज्मेटिक मॉडल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या प्रिज्मेटिक मॉडल ऑफ सोसाइटी प्रेजेंट करते हैं। इज एवरीथिंग इज क्लियर और एनी डाउट? डू कमेंट सिंपली। इज एवरीथिंग इज क्लियर? एम आई ऑडिबल? यस यस यस, ओके। चलिए, तो हम लोग लास्ट पेज को समझने की कोशिश करते हैं। यस विश्वजीत, क्षितिज, अंकिता, समीर, प्रणा, हैप्पी, मिली, यस, थैंक यू सो मच। चलिए, देखिए, आप जब हमसे इंटरेक्ट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, जब आप इंटरेक्ट नहीं करोगे मुझसे तो ऐसा लगेगा जैसे आई एम से पता नहीं अपने फोन से, अपने लैपटॉप से बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट फेज नंबर 5, दिस इज ऑलरेडी गोइंग ऑन नाउ। हम लोग ये देखते हैं कि आज जो फेज चल रहा है वो फेज है आपका पब्लिक पॉलिसी, या बोल सकते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन में 1970s के बाद में जो पब्लिक पॉलिसीज को एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाकर आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। इसके साथ साथ जो आपके न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो निकलकर कॉन्सेप्ट सामने आता है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट निकलकर सामने आता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो निकलकर सामने आता है कॉन्सेप्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको इसी फेज में निकलकर सामने आते हुए दिखते हैं। तो द फर्स्ट वाज डेवलपमेंट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम फोकस्ड ऑन पॉलिसी साइंस, जो सबसे पहला कोशिश किया गया 1971 के बाद, यानी कि 19 क्या बता सकते हैं फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस किस ईयर में हुआ था? इन विच ईयर द फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एंड हु चेयर्ड फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस? किसने इस कॉन्फ्रेंस को चेयर किया था? यस यस यस, 1968, डी वाल्डो, ड्वाइट वाल्डो। यस यस यस, अगर आपको ड्वाइट वाल्डो की कोई किताब के नाम है याद है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नहीं विश्वजीत, फ्रैंक मेरिनी ने इसको चेयर नहीं किया था, उन्होंने इस पूरे रिपोर्ट को कंपाइल करके अपनी रिपोर्ट दी थी। ठीक है, उन्होंने चेयर नहीं की थी विश्वजीत, ही रिटन द रिपोर्ट। ठीक है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव। यस, ओके, द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, इसके साथ साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम ऑफ टर्बुलेंस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक थी ड्वाइट वाल्डो की। ठीक है, ओके, तो इसमें देखते हैं 1968 में आपकी 68 में पहला आपका मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस होता है। इसके बाद ये न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट निकलकर सामने आता है। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत ही अलग था। अलग कैसे था
इसमें इंटरडिसिप्लिनरी की बात की गई, मतलब अलग अलग जो डिसिप्लिन है सबको एक साथ लाकर पढ़ने की कोशिश की गई। इसके साथ साथ रिलेवेंस, चेंज, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं रिलेवेंस, सोशल इक्विटी एंड चेंज, ये इन चीजों की बात की गई। अगर पहले बात करें तो पहले आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन थे उसमें बात किया गया था लेस डिस्क्रिप्टिव, इसमें इंस्टीट्यूशन ओरिएंटेड पहले बहुत ज्यादा था, मतलब जो आपके बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते थे उनकी बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी। इसके साथ साथ बहुत ज्यादा नेचुरल नहीं थी, मतलब बोल सकते हैं सब नियमों और कानूनों में बहुत ज्यादा होती थी लेकिन प्रैक्टिकली उसमें नहीं होती थी। इसके साथ साथ पब्लिक पार्टिसिपेशन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज है, वो हमें देखने को नहीं मिलती थी। तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आती है 1968 के बाद, उसमें रिलेवेंस की बात की जाती है, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा हो जो हमारे टाइम, हमारे कंटेक्स्ट, हमारे नीड से जुड़ा हुआ हो, ना कि ऐसा हो जो प्राचीन काल से चला हुआ आ रहा हो वैसा हो, ऐसा ना हो। इसके साथ साथ सोशल इक्विटी, ये सोशल इक्विटी की बात करता हो, मतलब जो रिसोर्सेस है उन तक हर लोगों का पहुंच हो, लोगों की जो लाइफ हो वो इजी हो। इसके साथ साथ ये जरूरत पड़ने पे चेंज की भी बात करता है। तो इस तरह से ये पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन फिर से रीयूनियन की बात करता है, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ्लुएंस की बात करता है, इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एडमिनिस्ट्रेशन इंटरमिक्सिंग की बात करता है। ठीक है, तो ये आई थिंक ये जो चीज है कि फर्स्ट मिलोब्रो कॉन्फ्रेंस क्या था, किसने चेयर किया था, इसकी क्या रिलेवेंस थी एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ये क्लियर होगा। यस, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एक चीज और जो है वो बचा हुआ है, डेवलपमेंट्स हमें आज देखने को मिलता है। अच्छा एक चीज और, सेकेंड मिलोब्रो कॉन्फ्रेंस और थर्ड मिलोब्रो कॉन्फ्रेंस छूट गया है, क्या बता सकते हैं सेकेंड मिलोब्रो कॉन्फ्रेंस किस ईयर में हुआ था? सिंपली राइट डाउन द ईयर, नेम ऑफ ईयर, एंड ऑल्सो राइट द नेम ऑफ थर्ड मिलोब्रो कॉन्फ्रेंस किस ईयर में हुआ था। यस, इसको याद करने का सबसे जो एक बेसिक फंडा है जिसको आप सब इंटरेस्टिंग है, आप 1968 में 20 ईयर्स प्लस करते जाइए, 20 साल, ठीक है, आपको याद आ जाएगा। ठीक है, यस, आफ्टर 20 ईयर्स। ओके, आज हमें देखने को मिलती है इसमें डेवलपमेंट्स की अगर बात करें तो री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट। आपके री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट एक बहुत ही फेमस बुक है जो ऑसबॉर्न एंड टेड गैबलर, डेविड ऑसबॉर्न एंड टेड गैबलर एक बुक लिखते हैं री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये बुक अभी जो लास्ट ईयर जो आपका एग्जाम हुआ था यूजीसी नेट का, उसमें ये बुक पूछा था हु इज द ऑथर ऑफ द बुक री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, डायरेक्ट पूछा था। इसलिए ये बुक आप याद रख लीजिए, चाहे जैसे याद रखना हो, सुबह दोपहर शाम कभी भी। यस, तो ये बुक एक्चुअली क्या बात करता है? ये बुक ये बात करता है कि किस तरह से जो आपके एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है वो आपका एक तरह से इनाट हो गया है, फिर से उसे निकलकर सामने आने की जरूरत है और उसे एक अपना इफेक्टिव जो रोल है, जो उसका अपना एक जो बोल सकते हैं जो उसकी अपने ड्यूटीज है, उसको फिर से करने की जरूरत है। तो इस एम्फसाइज ऑन यूज ऑफ private society style model, organizational ideas and values to improve service and service oriented to public sector। ये सर्विस सेक्टर को फिर से बढ़ाने की कोशिश करता है और मेनली जो इसकी बात की गई वो आपकी यूएसए में बात की गई थी। ठीक है, एक्चुअली जब हम लोग पढ़ना चाहेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे बात के चीजों को, तो समझेंगे कि यूएसए में किस तरह से जो आपके सोसाइटी थी वो एक तरह से इनार्ट होते चली गई थी, या वहां पे जो एग्जीक्यूटिव पार्ट थी वो अपना इफेक्टिवली रोल प्ले नहीं कर पा रही थी, या पब्लिक सोशल वेलफेयर में वहां की गवर्नमेंट बहुत ज्यादा रोल नहीं प्ले कर रही थी। इसके बाद देखते हैं इन लेट 1990s में क्या होता है, एक नया कॉन्सेप्ट निकलकर सामने आता है जो आता है न्यू पब्लिक सर्विस मॉडल और नोन एज डिजिटल एरा गवर्नेंस। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल एरा गवर्नेंस, या तो ये चीजें, तो ये जो है आपके पॉल जेनेट एंड रॉबर्ट डेहरन डेनहार्ट जो है वो इसका कॉन्सेप्ट देते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट रिसेंट डेवलपमेंट इन दिस फील्ड। तो इज एवरीथिंग इज क्लियर? क्या सब कुछ क्लियर है? कैन आई गो फॉर मोर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन? इज एवरीथिंग इज क्लियर? क्या सब कुछ क्लियर है अभी तक? यस, हैप्पी, समीर, सुल्ताना, विश्वजीत, ओके, यस प्रेरणा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू क्षितिज। ओके, तो लेट्स प्रैक्टिस दो मोर क्वेश्चंस, कुछ और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वो ये है
Who said this statement about second phase of public administration? The public aspect of public administration was virtually dropped at this stage and focused was almost wholly on efficiency. मैंने इसकी बात पहले की है, अब आपको बताना है कि ये जो फेमस स्टेटमेंट है वो किसने दिया था एक्चुअली. Who talk about this? I am providing the poll. Okay, let's see the result. मैं पोल दिया हूँ. आई एम प्रोवाइडेड द पोल. आई थिंक पोल नहीं मिला आप लोगों को. क्या आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? Am I audible? Am I audible? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? यस श्रुति, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? एम आई ऑडिबल? क्या आप आवाज सुन पा रहे हैं? कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. आई थिंक कुछ इशू हुआ है. ओके, आई एम ट्राइंग अगेन. नहीं. ओके, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. डू कमेंट.